आज का हमारा विषय प्रारंभिक भारत का परिचय है, जिसमें हम प्राचीन भारत के इतिहास के महत्व के बारे में जानेंगे कि आखिर क्यों प्राचीन भारत का इतिहास हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है। प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इससे हमें जानकारी मिलती है कि मानव समुदायों ने हमारे देश में प्राचीन संस्कृतियों का विकास कब, कहाँ और कैसे किया। यह बतलाता है कि उन्होंने कृषि की शुरुआत कैसे की, जिससे कि मानव जीवन सुरक्षित और सुस्थिर हुआ। इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन भारत के निवासियों ने किस तरह प्राकृतिक संपदाओं की खोज की और उनका उपयोग किया तथा किस प्रकार उन्होंने अपनी जीविका के साधन जुटाए। हम यह भी जान पाते हैं कि उन्होंने खेती, कताई, बुनाई, धातु कर्म आदि की शुरुआत कैसे की, कैसे जंगलों की सफाई की और कैसे ग्रामों, नगरों और अंततः राज्यों की स्थापना की। कोई समुदाय तब तक सभ्य नहीं समझा जाता जब तक कि वह लिखना न जानता हो। आज भारत में जो विभिन्न प्रकार की लिपियां प्रचलित है, उन सब का विकास प्राचीन लिपियों से हुआ। हमारी आज की भाषाओं का भी वही हाल है। हमारी वर्तमान भाषाओं की जड़ें अतीत में है और वे कई युगों में विकसित हुई है। प्राचीन भारत का इतिहास बड़ा रोचक है, क्योंकि भारत अनेकानेक मानव प्रजातियों का संगम रहा है, जैसे प्राकार्य, हिंद आर्य, यूनानी, शक, हूण और तुर्क आदि। अनेक प्रजातियों ने भारत को अपना घर बनाया। प्रत्येक प्रजाति ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था, शिल्पकला, वास्तुकला और साहित्य के विकास में यथाशक्ति अपना अपना योगदान दिया है। ये सभी समुदाय और इनके सारे सांस्कृतिक वैशिष्ट्य इस तरह मिल गए कि आज उनमें से किसी को हम उनके मूल रूप में साफ साफ पहचान भी नहीं सकते हैं। प्राचीन भारतीय संस्कृति की विलक्षणता यह रही है कि इसमें उत्तर और दक्षिण के तथा पूर्व और पश्चिम के सांस्कृतिक अपादान समेकित हो गए हैं। आर्य संस्कृति अपादान उत्तर के वैदिक और संस्कृत मूलक संस्कृति के अंग है, तो प्राक आर्य जातीय अपादान दक्षिण की द्रविड़ और तमिल संस्कृति से आए हैं। लेकिन द्रविड़, मुंडा और अनेक संस्कृतोत्तर भाषाओं के बहुत सारे शब्द उन वैदिक ग्रंथों में भी पाए जाते हैं, जिनका काल 1500 से 500 ईसा पूर्व के बीच बताया जाता है। ये शब्द प्रायद्वीपीय और वैदिकोत्तर भारत में संबंध, विचारों, संस्थाओं, उत्पादनों और निवासों के द्योतक हैं। प्राचीन भारत के लोग एकता के लिए प्रयत्नशील रहे। उन्होंने इस विशाल उपमहाद्वीप को एक अखंड देश समझा। सारे देश को भरत नामक एक प्राचीन वंश के नाम पर भारतवर्ष नाम दिया गया और इसके निवासियों को भरत संतति कहा गया। भारत की इस एकता को विदेशियों ने भी साकारा है। वे सर्वप्रथम हिंदू तत्ववासियों के संपर्क में आए और इसलिए उन्होंने पूरे देश को ही सिंधु या इंडस नाम दे दिया। ईरानी भाषा में हिंद शब्द संस्कृत के सिंधु शब्द से निकला है। इस शब्द का प्रयोग 6ठी सदी ईसा पूर्व के ईरानी अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र के लिए किया गया है। कालक्रमेण हमारा देश इंडिया के नाम से मशहूर हुआ, जो इसके यूनानी पर्याय के बहुत निकट है। यह फारसी और अरबी भाषाओं में हिंद नाम से विदित हुआ। हिंदुस्तान शब्द पहले 3री सदी में ईरान के सासानी शासकों के अभिलेखों में मिलता है। इसका प्रयोग भी सिंधु क्षेत्र के लिए हुआ था। अतः प्राचीन भारत के इतिहास केवल उन्हीं लोगों के लिए प्रासंगिक नहीं है जो जानना चाहते हैं कि अतीत का वह उज्जवल स्वरूप क्या है, जिसे कुछ लोग फिर से लौटाना चाहते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो देश की प्रगति में बाधा डालने वाले तत्वों को पहचानना चाहते हैं। अब हम इसके कालक्रमण की बात करते हैं। तो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व में वैदिक मूल ग्रंथों में द्रविड़ और असंस्कृत शब्दों का उल्लेख मिला है। वही 300 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में हमें संगम इतिहास देखने को मिला। अगर हम 3री शताब्दी ईसा पूर्व की बात करें तो लोक भाषा के रूप में प्राकृत भाषा का प्रचलन देखने को मिला। 3री शताब्दी ईस्वी में सासानी अभिलेखों में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। वहीं 4ठी शताब्दी ईस्वी और उसके बाद में राजभाषा के रूप में हमें संस्कृत का प्रयोग देखने को मिला। आज का यह विषय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।